सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का हम कार्य जानते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 8, जिसका नाम है प्रथम राष्ट्रपति का बचपन। जैसे मैंने आपको पहले व्याख्यान में भी बताया है, कौन थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और उन्हीं की आत्मकथा है इस पाठ में। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को हमें याद कराया है। पुस्तक का नाम है नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान 2। बच्चों, व्याख्यान 1 में हमने इस पाठ को पढ़ा था तथा इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को भी जाना था। आज हम व्याख्यान 2 में इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ तथा इस पाठ का अभ्यास कार्य जानेंगे तथा साथ ही साथ व्याख्यान 1 का जो गृह कार्य दिया गया था उसकी जांच करेंगे कि क्या वो कार्य हमने सही किया है। तो चलिए सबसे पहले इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण करते हैं। बच्चों, जब भी आप अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में, नोटबुक में काम करोगे तो सबसे पहले आपको ऊपर कठिन शब्द लिखने हैं। तभी आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया हुआ है काम। कठिन शब्द लिखने के बाद नंबर डालोगे 1, 2, 3 और अलग अलग लाइनों में इनको लिखना है। नंबर 1 है अक्षारम। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, अक्षर जमा आरंभ। अक्षर जो हम अक्षर सीखते हैं और आरंभ होता है किसी चीज की शुरुआत, तो यानी कि सीखने की शुरुआत। नंबर 2 विचित्र। नंबर 3 उत्साह। नंबर 4 शान। एक बार पुनः पढ़ते हैं। नंबर 1 अक्षारंभ। नंबर 2 विचित्र। नंबर 3 उत्साह। नंबर 4 शान। नंबर 5 गिद्ध। आप गिद्ध को इस प्रकार भी लिख सकते हो तथा दूसरा तरीका है ग के बाद द और द को हलंत और ध। गिद्ध। गिद्ध एक पक्षी विशेष का नाम है। ठीक है, गिद्ध एक पक्षी विशेष का नाम है जो इस पाठ में आया है, जिसे मौलवी साहब अपनी बंदूक से मारना चाहते थे। ठीक है, अगला है बृहस्पतिवार। जैसे आपके वार होते हैं सोमवार, मंगलवार, इसको हम गुरुवार भी बोल देते हैं, वीरवार भी बोल देते हैं और बृहस्पतिवार, क्योंकि यह बृहस्पतिवार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7 है तख्तपोश। नंबर 8 स्वभाव। नंबर 9 विद्यार्थी। तो ये आपको कैसे लिखना है? वी द हलंत है और या और थ के ऊपर ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, और ऊपर उसके साथ रेफ वाला रे, क्या बन गया? विद्यार्थी। एक बार पुनः पढ़ते हैं। गिद्ध। नंबर 6 बृहस्पति। नंबर 7 तख्तपोश। नंबर 8 स्वभाव। नंबर 9 विद्यार्थी। नंबर 10 फारसी। फारसी जो भाषा थी जिसको मौलवी साहब पढ़ाने आते थे। नंबर 11 है मुश्किल। अब आप देख रहे हो श पर मात्रा नहीं है, तो हमारी मात्रा जो जारी है वो अगले वर्ण तक जारी है, क तक जारी है, क्योंकि श हमारा आधा है। लेकिन मोल जब हम बोलते हैं तो मुश्किल, तो वो मात्रा कहां तक जारी है? हमारी क तक जारी है। नंबर 12 है सूर्य उदय। सूर्य उदय यानी कि सूर्य का उदय होना। ठीक है, तो आप सभी ने जो ये कठिन शब्द हैं अपनी नोटबुक में ये सारे ही लिखने हैं। अब हम जानेंगे इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ आप ऊपर ऐसे भी लिख सकते हो या आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो। शब्द के ऊपर आप शब्द लिख सकते हो और अर्थ के ऊपर आप अर्थ भी लिख सकते हो, और बीच में लाइन खींचकर आप अपना ये काम कर सकते हो। नंबर 1 है अक्षारम, जो भी आपके कठिन शब्द में भी आया था, जिसका अर्थ मैंने बताया था सीखने की शुरुआत।
जब भी हमारी सीखने की कोई शुरुआत होती है, जैसे हम जब अक्षरों को पढ़ना सीखते हैं। नंबर 2 है सुपूर्द। सुपूर्द का अर्थ होता है सौंपा गया, किसी को सौंपना, किसी को देना। नंबर 3 विचित्र, जिसका अर्थ है अजीब। विचित्र का अर्थ है अजीब। एक बार पुनः देखते हैं। अक्षारंभ, सीखने की शुरुआत। नंबर 2 सुपूर्द, सुपूर्द का अर्थ हुआ है सौंपा गया। नंबर 3 विचित्र, जिसका अर्थ है अजीब। नंबर 4 सहम कर। सहम कर का अर्थ होता है डर कर, सहम जाना। किसी चीज को देखकर जब हम डर जाते हैं तो उसे हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, सहम कर, कि वो सहम गया है। नंबर 5 सबक। सबक का अर्थ होता है पाठ। जैसे अभी आप ये पाठ पढ़ रहे हो तो ये भी क्या है, आपका एक सबक। नंबर 6 हुक्म। हुक्म का अर्थ होता है आदेश, किसी को आदेश देना। नंबर 7 प्रचलित। प्रचलित होता है जिसका चलन हो। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समय में शिक्षा प्रणाली जो भी उस समय की थी उसके अनुसार उनकी शिक्षा दी गई, जैसे घर पर ही उनके मौलवी साहब पढ़ाने आते थे, तो जिसका चलन हो। नंबर 8 प्रथा। प्रथा का अर्थ होता है रिवाज या चलन। नंबर 9 कुटुंब। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार या खानदान, आप दोनों में से एक लिख सकते हो। नंबर 10 कुतूहल। कुतूहल का अर्थ होता है उत्सुकता, किसी चीज को जानने की इच्छा, जिज्ञासा। हमारे घर पर जब हमारे मेहमान आते हैं, हमारा जन्मदिन होता है, तो हमारे लिए वो कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते हैं, तो हमें उत्सुकता लगी रहती है उस चीज को जानने की कि इस उपहार के अंदर जो हमारे लिए उपहार लाए उसमें क्या है हमारे लिए, तो उसे कहते हैं कुतूहल। नंबर 11 है बेखौफ। बे का अर्थ होता है बिना और खौफ के अर्थ होता है डर के, तो बिना डर के। नंबर 12 है तख्त पोश। तख्त पोश का अर्थ होता है तख्त पर बिछाने की चादर। जो लकड़ी का तख्त होता है उस पर जो बिछाने की चादर होती है उसको बोल देते हैं तख्त पोश। इसको हम बेडशीट भी बोल सकते हैं। चलिए एक बार पुनः देखते हैं। नंबर 8 प्रथा। प्रथा का अर्थ होता है रिवाज या चलन। नंबर 9 कुटुंब। कुटुंब का अर्थ होता है परिवार या खानदान। नंबर 10 कुतूहल। कुतूहल का अर्थ है उत्सुकता। नंबर 11 है बेखौफ। बेखौफ का अर्थ है बिना डर के। नंबर 12 है तख्त पोश, जिसका अर्थ है तख्त पर बिछाने की चादर। तो बच्चों, इन शब्दों को आप जितनी बार बोलोगे आपको उतनी बार ही वो याद हो जाएंगे। तो कठिन शब्दों को और शब्दार्थ को आपको बोल बोल कर लिखना है ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। अब इसमें एक शब्द आया था बिस्मिल्लाह, है ना, आपने भी पढ़ा था। तो बिस्मिल्लाह शब्द है वो क्या है, यह मूलतः अरबी भाषा का शब्द है, दूसरी भाषा से आया हुआ है, जिसका मतलब है अल्लाह के नाम से या ईश्वर के नाम से। जो मौलवी साहब ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा की शुरुआत की थी तो बिस्मिल्लाह कहकर की थी, जिसका अर्थ है भगवान का नाम लेकर या अल्लाह का नाम लेकर। अब चलिए अब हम करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य हल। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से लिखने हैं। प्रश्नों के नीचे खाली जगह दी गई है जिसमें आपने इन उत्तर को लिखना है, लेकिन उत्तर साफ व सुंदर लेख में होने चाहिए। जगह कम है तो आप उसको थोड़ा सा साइड में भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना आपको इस प्रकार है ताकि आपको खुद को पता रहे कि आपने क्या लिखा है। आपने गंदा गंदा नहीं लिखना, आपने साफ साफ लिखना है ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मौलवी साहब से लेखक के साथ साथ और कौन कौन पढ़ते थे। मौलवी साहब के साथ
बच्चों, आप जब भी कोई प्रश्न आता है तो उन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकते हो यदि आपने वो उस पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ा है। अगर किसी बच्चे ने उस पाठ को नहीं पढ़ा है तो वो उन प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे पाएगा। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपके पास अपनी पाठ्य पुस्तक होती है तो आपको उस पाठ्य पुस्तक में से उस पाठ को 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर पढ़ना है। अब इसका उत्तर है, मौलवी साहब से लेखक के साथ साथ उनके चचेरे भाई और उन दोनों से बड़े यमुना प्रसाद पढ़ते थे। अब आप कहोगे लेखक कौन है? तो लेखक कौन होता है? लेख को लिखने वाला। अब जो ये पाठ लिखा है वो किसने लिखा है? वो पाठ स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, तो इसलिए वहां लेखक शब्द का ही प्रयोग किया गया उनके लिए। ठीक है, तो मौलवी साहब से लेखक के साथ साथ उनके चचेरे भाई और उन दोनों से बड़े यमुना प्रसाद पढ़ते थे। प्रश्न ख। प्रश्न ख है, यमुना प्रसाद जी जो तीसरे बड़े बच्चे थे उनमें उसका स्वभाव कैसा था, कैसे स्वभाव के बालक थे? तो उत्तर है, यमुना प्रसाद मस्त मौला और शरारती स्वभाव के थे। वो बड़े ही मस्ती में रहने वाले और शरारती थे, इसीलिए इस पाठ में उन्हें लीडर कहकर भी पुकारा गया है कि शरारतों में वो सबसे आगे रहते थे। प्रश्न ग। चचा की विशेषताएं लिखिए। जो बलदेव चचा थे उनके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या खूबियां थी, उनको आपने लिखना है। उत्तर है, चचा में निम्नलिखित 4 विशेषताएं थी। आपको नंबर डालकर उनकी विशेषताएं लिखनी है। नंबर 1, वे घुड़सवारी अच्छी करते थे। घुड़सवारी का अर्थ है घोड़े की सवारी करना, तो उन्हें घुड़सवारी बहुत अच्छी आती थी। नंबर 2, वे बंदूक व गुलेल चलाना अच्छी तरह जानते थे। नंबर 3, वे फारसी के अच्छे जानकार थे, यानी कि उन्हें फारसी भाषा भी अच्छी तरह से आती थी। नंबर 4, वे शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे। शतरंज होता है बच्चों चेस, उन्हें चेस खेलना भी या शतरंज खेलना भी बहुत अच्छे से आता था। तो ये चारों विशेषताएं आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में नंबर 1, 2, 3, 4 डालकर लिखनी है। अब आता है अगला प्रश्न घ। पहले मौलवी साहब, यानी कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 2 मौलवी ने पढ़ाया था ना, तो पहले मौलवी साहब, तो पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था, उन दोनों में क्या अंतर था? तो अंतर हमने देखा है तो हम उसको लिख सकते हैं। तो पहले मौलवी साहब हंसमुख स्वभाव के थे। कैसे थे? मजाकिया किस्म के थे, हंसमुख स्वभाव के थे और मजाक मस्ती के साथ पढ़ाया करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चचा जो छोटा उनके घर में चचेरा भाई था उसको, और यमुना प्रसाद जी को वो बड़े हंसी मजाक के मूड में होते थे और पढ़ाते थे। अब आता है दूसरे मौलवी साहब कैसे थे? दूसरे मौलवी साहब बहुत ही गंभीर थे, उनका स्वभाव था बड़ा गंभीर था, पर वे अच्छा पढ़ाते थे। भले ही वो स्वभाव के गंभीर थे लेकिन वो पढ़ाते अच्छा थे। तो इन दोनों में आपने ऐसे ही अंतर लिखना है। प्रश्न ग। लेखक छपरा क्यों गए? लेखक को छपरा क्यों जाना पड़ा, दूसरी जगह क्यों जाना पड़ा? उत्तर है, लेखक छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए। जब उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहा गया था तब उन्हें छपरा जाना पड़ा। अब है बच्चों प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या दिया हुआ उसको पढ़ते हैं। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से दूसरे मौलवी साहब से पढ़ते समय लेखक की दिनचर्या लिखिए। दूसरे मौलवी साहब, जो दूसरे मौलवी साहब पढ़ाने आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, उस समय उनकी क्या दिनचर्या थी, वो पूरा दिन कैसे बिताते थे, कैसे व्यतीत करते थे, उसके बारे में लिखना है। ये कुछ संकेत जो लाल रंग से मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इन संकेतों के माध्यम से लिखना है, इनकी सहायता लेते हुए। जैसे पहले दिया हुआ है क पर खूब सवेरे, खूब सवेरे यानी कि सूर्योदय से भी पहले। तो खूब सवेरे वो क्या करते थे? मौलवी साहब के पास जाना, तो मौलवी साहब के पास जाते थे। ख है, सूर्योदय के बाद, जब सूर्य उदय हो जाता था तो उसके बाद वो क्या करते थे? माँ के पास खाने के लिए पहुंचना,
माँ के पास खाने के लिए वो लोग चले जाते थे। अब है ग, सबक याद करने के बाद, जब उन्हें वो पाठ याद हो जाता था उसके बाद ये क्या करते थे, नया सबक पढ़ना। वो लोग नया सबक यानी कि नया पाठ पढ़ते थे। अब अगला है घ, दोपहर के खाने के बाद। दोपहर की जो लंच का समय होता था उनका, उनके बाद क्या करते थे, उसके बाद तख्त पोश पर सोना, यानी कि वो जो चादर होती थी तख्त पर बिछाने की, उस पर वो सोते थे। अब है ड, संध्या समय यानी कि शाम के समय। शाम के समय क्या होती थी उनकी, खेलने की छुट्टी। उन्हें शाम के समय, संध्या के समय खेलने के लिए छुट्टी मिल जाती थी मौलवी साहब से। तो इस प्रकार उनकी सारी दिनचर्या थी। तो बच्चों, अब आपको अभ्यास कार्य को अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से लिखना है, साफ साफ सुंदर सुंदर लेख में। बच्चों, आज हमने व्याख्यान 2 में कठिन शब्द और शब्दार्थ किए हैं। तो उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 8 प्रथम राष्ट्रपति का बचपन के कठिन शब्द व शब्दार्थ हिंदी की उत्तर पुस्तिका में यानी कि हिंदी की नोटबुक में लिखो। आपको लिखने हैं। आप जब भी अपने कार्य की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले आप सबसे पहले दिनांक लिखोगे। दिनांक के बाद आपका जो वार है, जिस दिन आपको काम दिया जा रहा है, सोमवार है, मंगलवार है, वो लिखोगे। उसके बाद आप अपना कक्षा कार्य या गृह कार्य वो लिखोगे। और उसके बाद जो भी आपका पाठ का नाम है, पाठ जैसे हमारा 8 चल रहा है, प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, तो ये सारी चीजें आपको ऊपर सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हुए लिखनी है। उसके बाद आप नीचे कठिन शब्द लिखोगे पहले, उसके बाद शब्दार्थ, एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ अर्थ लिखने हैं आपको। चलिए अब हम एक बार पुनः कठिन शब्द और शब्दार्थ को देखते हैं। चलिए एक बार हम पुनः कठिन शब्द और शब्दार्थ को देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम व्याख्यान में जो हमारा गृह कार्य दिया गया था, एक बार उसकी जांच करते हैं कि क्या वो गृह कार्य हमने सही किया था। अगर किसी की मात्राओं की गलती है तो शब्द को पुनः लिखकर आपने अपनी गलती को सुधारना है। और अगर आपका प्रश्न का उत्तर ही गलत है तो उस उत्तर को भी आपने दोबारा से लिखना है साफ व सुंदर लेख में। तो चलिए हम जानते हैं हमारा गृह कार्य क्या था। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके पाठ के आधार पर ये दिए गए थे, तो आप इनके उत्तर आसानी से दे सकते थे। ठीक है, तो जानते हैं हम पहला प्रश्न क्या था। प्रश्न क, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्या उत्तर लिखा आपने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम का अर्थ होता है पहले, सबसे पहले राष्ट्रपति थे। ख है, राजेंद्र प्रसाद मौलवी साहब से किस विषय की शिक्षा प्राप्त करते थे? मौलवी साहब से कौन से विषय की, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करते थे? तो उत्तर है राजेंद्र साहब मौलवी साहब से फारसी विषय की शिक्षा प्राप्त करते थे। आप ये भी लिख सकते हो, राजेंद्र प्रसाद मौलवी साहब से फारसी पढ़ते थे। ठीक है, तो आपके दोनों उत्तर ही सही हैं। अब आपका अगला प्रश्न ग, प्रश्न क्या था हमारा? पहले मौलवी साहब क्या दावा करते थे? किस चीज का वो दावा करते थे? तो उत्तर है पहले मौलवी साहब का दावा था कि वे शतरंज खेलना खूब जानते हैं, क्योंकि वो अपनी शान के खिलाफ समझते थे इस बात को स्वीकार करना कि उन्हें कुछ नहीं आता है। तो वो यह दावा करते थे कि उन्हें शतरंज खेलना यानी कि चेस खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है।
तो आशा है आपने अपने गृह कार्य की जांच कर ली होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।